हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो एक बार फिर से आप लोगों का इंजीनियर्स जेनी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बेटा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच सीरीज़, जहां पर आपको ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उसके साथ साथ वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये आपकी प्रैक्टिस बैच सीरीज़ रहने वाली है, जहां पर क्वेश्चन के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तीसरे प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। तो आज मैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इल्यूमिनेशन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आज का देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की क्या क्या चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ लैम्प के बारे में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, हालांकि अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर हम देखें तो लैम्प्स आपके इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं और मैकेनिकल भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि मैकेनिकल लैम्प्स को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रिकल लैम्प के द्वारा, देन प्रेजेंट टाइम पे हम इलेक्ट्रिक लैम्प्स की ही बात करेंगे केवल, जिसमें बहुत सारे लैम्प्स आपके हो सकते हैं। ये लैम्प आपके आर्क लैम्प हो सकता है, इनकैंडेसेंस लैम्प हो सकते हैं, गैसियस डिस्चार्ज लैम्प हो सकते हैं और उसके साथ साथ एलईडी वगैरह का भी हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो आज हम कौन कौन से लैम्प का डिस्कशन करेंगे, अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकैंडेसेंस लैम्प की। इनकैंडेसेंस लैम्प की बात करेंगे बेटा, इनकैंडेसेंस लैम्प की। दूसरा अगर देखा जाए तो हैलोजन लैम्प, हैलोजन लैम्प एंड नियॉन लैम्प। तो ये 3 तरह के लैम्प का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइटिंग स्कीम के बारे में। लाइटिंग स्कीम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम्स का हम डिस्कशन करेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट एज वेल एज जनरल लाइटिंग स्कीम की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अच्छे मोटिवेशनल कोट्स के साथ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मतलब कोई भी उम्र हो यार, बस जिद और जुनून होना चाहिए कि नहीं मैं जीत सकता हूँ, तो फिर न उम्र आपको थका सकती है, न ठोकरें गिरा सकती हैं, न ही कोई हार आपको हरा सकती है। तो हमें यही जुनून पाल के रखना है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें और ये जिद करके हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिलामेंट मटेरियल इन इनकैंडेसेंट लैम्प। इनकैंडेसेंट लैम्प में जो हम फिलामेंट यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली आप टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ करते हो, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकैंडेसेंट लैम्प का इन्वेंशन किसने किया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ इन्वेंटेड बाय एडिशन। इसका इन्वेंशन किसने किया? एडिशन ने किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि डीसी का इन्वेंशन किसने किया, डीसी का इन्वेंशन एडिशन ने किया था। एसी का इन्वेंशन किसने किया? एसी वाज इन्वेंटेड बाय टेस्ला। तो चलिए इनकैंडेसेंट लैम्प में अगर देखा जाए तो आप एक फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो फिलामेंट यूज़ हो रहा है यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे हैं इनकैंडेसेंट लैम्प की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस डायग्राम में ये आपका इनकैंडेसेंट लैम्प का क्या है बेटा? फिलामेंट है। ये इनकैंडेसेंट लैम्प का क्या है? फिलामेंट है। तो इस फिलामेंट मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे एक्चुअल फ़ोटो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये आपका फिलामेंट है। तो नॉर्मली हम कॉइल फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ये हमें डिस्कस करनी है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसका इनकैंडेसेंस का मतलब क्या होता है। इनकैंडेसेंस है क्या एक्चुअली? तो बेटा इनकैंडेसेंस का मतलब होता है कि प्रकाश दीप्त। प्रकाश दीप्त कहने का मतलब क्या है कि जो भी हीट है वो हमेशा लाइट के साथ होगी। तो हम ये कह सकते हैं, या जो लाइट है उसमें हमेशा क्या रहेगा? उसके साथ हीट रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकैंडेसेंस एक ऐसा फिनोमिना है वेयर द हीट इज टुगेदर विथ लाइट। इनकैंडेसेंस क्या बोल सकते हैं इनकैंडेसेंस को? तो यहाँ पे लिखेंगे पहला इनकैंडेसेंस। क्या है इनकैंडेसेंस? इट इज़ अ फिनोमिना, इट इज़ अ फिनोमिना वेयर heat is together with light, heat is together with light।
तो बेटा इनकैंडेसेंस क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर हीट लाइट के साथ होता है। मतलब कभी भी आप देख लो यार, जो आप इस तरह का लैंप आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब भी हम इसको करंट फ्लो कराते हैं, इसमें जब भी स्विच ऑन करते हैं, देन यहाँ पर क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, I2R लॉस होगा, उस I2 हीटिंग के कारण टेम्परेचर राइज होगा, और यहाँ पर अगर इस बल्ब को आप उस समय टच करोगे तो जल जाओगे। मतलब यहाँ पे हीट भी काफ़ी ज़्यादा है और उसके साथ साथ लाइट रहती है। तो यही फिनोमिना आपका इनकैंडेसेंस कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो फिलामेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस फिलामेंट, ये आपका क्या है, ये आपके फिलामेंट है, नॉर्मली टंगस्टन का बना होता है। तो इस फिलामेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिलामेंट मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिलामेंट मटेरियल। तो बेटा अगर इसकी हम पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम ये चाहते हैं कि इसमें हीट क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा। दैट मीन्स इसकी रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो हमेशा इट हैज़ हाई रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए। दूसरा अगर देखा जाए तो इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होना चाहिए, क्योंकि अगर लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, और उसके कारण रेजिस्टेंस अगर चेंज नहीं होगा तो एक स्टडी आउटपुट हमेशा बल्ब आपका प्रोड्यूस करेगा। तो लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट काफ़ी लो होना चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें थर्ड, तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी आप उसको हाई टेम्परेचर तक हीटअप कर पाओगे और ज़्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स आप ले सकते हैं, ज़्यादा ल्यूमेन आउटपुट आप ले सकते हैं। तो हमेशा इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए हाई होना चाहिए। तो इट मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पर कि डक्टिलिटी के बारे में अगर देखें तो नॉर्मली आप क्या करते हो, हाई रेजिस्टेंस चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो, इस फिलामेंट को, अगर ये फिलामेंट आप देखिए तो काफ़ी थिन वायर का बना होता है। 1/5 ऑफ द हेयर विड्थ, मतलब जो आपके बाल की मोटाई है उसका 1/5 होता है। लगभग 10 मिरर इसका क्या होता है, साइज होता है। तो बेटा इतना पतला साइज है तो इतनी थिन वायर में बनाने के लिए इसकी डक्टिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई। अगर ये हाईली डक्टाइल नहीं होगा तो ब्रेक कर जाएगा जब भी इसको आप थिन वायर में ड्रॉ करोगे। तो हमेशा इसकी डक्टिलिटी क्या होनी चाहिए, हाईली डक्टाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, हाईली डक्टाइल होना चाहिए। तो हाई डक्टिलिटी होनी चाहिए, हाईली डक्टाइल। नेक्स्ट अगर देखा जाए फिफ्थ, तो इसका वेपर प्रेशर हमेशा लो होना चाहिए। इट मस्ट हैव लो वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब हम इन प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ऑप्शन ए लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, करेक्ट है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होने चाहिए, ये भी करेक्ट है। लो वेपर प्रेशर, ये भी करेक्ट है। और उसके साथ साथ हाई डक्टिलिटी होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। सी, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो इनकैंडेसेंस क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर हीट लाइट के साथ होता है। उसके साथ साथ इनकैंडेसेंट बल्ब का इन्वेंशन किसने किया, एडिशन ने किया। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फिलामेंट मटेरियल शुड हैव, पहला इसकी रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई डक्टिलिटी होनी चाहिए और लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। इसीलिए हम नॉर्मली यूज़ किसका करते हैं बेटा, टंगस्टन का यूज़ करते हैं। इसीलिए जो आप फिलामेंट यूज़ करते हैं, ये फिलामेंट किसके बने होते हैं, ये फिलामेंट नॉर्मली इनकैंडेसेंट लैम्प में किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। अगर हम टंगस्टन की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होगा, ये याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऑलमोस्ट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि इसकी रजिस्टिविटी कितनी होती है, टंगस्टन की अगर हम रजिस्टिविटी की बेटा बात करें तो इसकी रजिस्टिविटी लगभग आपके 5.6 ओम इंटू मीटर होती है। कितनी, 5.6 ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी काफ़ी हाई है, जिसके कारण हाई रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करेगा और हीट भी ज़्यादा डिसिपेट करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, जैसे कि हम डिस्कशन करते आए हैं तो यहाँ पे बात हो रही है अगर इनकैंडेसेंट लैम्प की, तो इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहले घरों में यूज़ होते थे इसी तरह के आपके इनकैंडेसेंट लैम्प।
दो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 100 वाट के या 200 वाट के आप बल्ब लेके आते थे यार, और इसमें नॉर्मली ये जो आपका बेस है इस कैप को हम बोलते हैं बायोनेट कैप। ये कैप क्या कहलाता है? नॉर्मली इस कैप को क्या बोला जाता है? बायोनेट कैप, बायोनेट कैप बोला जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इवैक्यूएटेड ग्लास है। यहाँ पर ये क्या है बेटा? टंगस्टन को हम नॉर्मली इवैक्यूएटेड ग्लास में रख देते हैं और इसको हम बोलते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब या वैक्यूम फील्ड ग्लास बल्ब। तो ये हम ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली कौन सा ग्लास है? ये कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड ग्लास है। तो इवैक्यूएटेड हम क्यों करते हैं? नॉर्मली हम फिलामेंट का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए इवैक्यूएशन करते हैं। तो इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब इज़ यूज्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पर नोट में? पहला पॉइंट, इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब इज़ यूज्ड to prevent the oxidation of filament। फिलामेंट के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए इवैक्यूएटेड ग्लास का आप इस्तेमाल करोगे। लेकिन पर्पज़ हमारा क्या था? हमें ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना था। जब फिलामेंट के ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना था तो उसके लिए इवैक्यूएटेड ग्लास लगा दिया, जिसके कारण क्या होगा कि बेटा जब भी आप बल्ब को आप क्या करोगे? ऑन करोगे, हीट डिसिपेशन होगा, तो उसके साथ साथ यहाँ पर इस फिलामेंट का इवेपोरेशन भी होता है। और फिलामेंट के इवेपोरेशन के कारण जैसे ही आपने इसके को इवैक्यूएटेड ग्लास में किया तो इस ग्लास के ऊपर आप देखोगे तो नॉर्मली ब्लैकनिंग हो जाती है। तो ये ब्लैकनिंग आ जाती है ऑन द ग्लास सरफेस। तो ये जो ब्लैकनिंग होती है, ये ब्लैकनिंग किसके कारण होती है? ये ब्लैकनिंग होती है ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ द फिलामेंट। तो ध्यान रखना है, जैसे ही हमने क्या लगाया? इवैक्यूएटेड ग्लास लगा दिया ताकि ऑक्सीडेशन फिलामेंट का जो है वो न होने पाए। लेकिन उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण बेटा ब्लैकनिंग आ गई बल्ब में ड्यू टू द इवेपोरेशन। देन दिस results in blackening of the bulb। क्लियर है बेटा? ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इवेपोरेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन से प्रिवेंशन चाहिए था, तो हमने क्या किया? इवैक्यूएटेड ग्लास लगा दिया, जिसके कारण क्या हुआ? उस ग्लास बल्ब पर ब्लैकनिंग आने लगी। और ये ब्लैकनिंग का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? इवैपोरेशन ऑफ द फिलामेंट, ड्यू टू द इवैपोरेशन। अब बात आती है कि अगर आप क्या करना चाहते हो, इसके रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब के अंदर इनर्ट गैस फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको शो किया हुआ है स्पेस फॉर इनर्ट गैस। तो नॉर्मली इनर्ट गैस हम किस लिए फिल करते हैं? जो भी डिफ़िकल्टी आपकी प्रोड्यूस हो रही थी, क्या डिफ़िकल्टी आ रही थी? बल्ब का जो है इवेपोरेशन के कारण ब्लैकनिंग आ जा रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हमने इनर्ट गैस फिल कर दिया। और नॉर्मली इनर्ट गैस में हम आर्गन का इस्तेमाल करते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं विथ नाइट्रोजन। 85% आपका आर्गन रहता है और 15% उसमें नाइट्रोजन मिक्स कर दिया जाता है। और बेटा ध्यान रहे कि बेसिकली हम नाइट्रोजन किस लिए मिक्स करते हैं? ताकि जो भी आपके फिलामेंट के टर्न के अंदर आर्किंग की पॉसिबिलिटी हो वो कम हो जाए। तो टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्किंग विद इन द फिलामेंट टर्न्स हम नाइट्रोजन को ऐड करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे? जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है या ब्लैकनिंग आ रही है ड्यू टू द इवेपोरेशन, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन feeling या simply inert gas is rate of evaporation, inert gas is filled in evacuated glass bulb। तो नॉर्मली ऐसे बल्ब को हम गैस फील्ड बल्ब कहते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं? इनर्ट गैस फिल कर देते हैं ताकि जो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन हो वो कम हो जाए बेटा, और ब्लैकनिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो डिफ़िकल्टी आ रही है, वो ओवरकम हो जाए। तो ब्लैकनिंग की डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस ग्लास के अंदर
इनर्ट गैस को फिल कर दे रहे हैं। तो इनर्ट गैस क्या होगा, इसमें हम आर्गन का इस्तेमाल करते हैं और प्लस हम इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन भी मिक्स कर देते हैं। आर्गन की जो परसेंटेज होती है बेटा लगभग 85% आर्गन रहता है और 15% हम नाइट्रोजन मिक्स कर देते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन किस लिए ऐड होता है, तो नाइट्रोजन नॉर्मली जो भी फिलामेंट का टर्न के अंदर पॉसिबिलिटी है आर्किंग की उसको रिड्यूस करता है। तो नाइट्रोजन is added to reduce the possibility of arcing within filament turns, filament टर्न्स। तो मतलब अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो है नाइट्रोजन क्या है, एज अ कूलिंग मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ डेफिनेटली ये क्या करेगा, जो भी फिलामेंट टर्न्स हैं उसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ आर्किंग को रिड्यूस कर देता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर इसको ध्यान से समझिए तो ये आपका क्या है, इवैक्यूएटेड ग्लास है। इवैक्यूएटेड ग्लास किस लिए लगा है, ताकि इस फिलामेंट का ऑक्सीडेशन हम रोक सकें। इसको ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जैसे ही आप इवैक्यूएटेड ग्लास लगाते हो उसके कारण होता क्या है बेटा कि इवेपोरेशन होता है फिलामेंट का, तो उसके कारण ब्लैकनिंग होने लगी। ये क्या है, ये एक्चुअली कहलाता है ब्लैकनिंग। और ये ब्लैकनिंग किसके कारण हुई, ड्यू टू इवेपोरेशन। तो ब्लैकनिंग होने लगी ड्यू टू इवेपोरेशन। इसको हमें एलिमिनेट करना है तो इसके अंदर क्या भरना होगा, इनर्ट गैस भरना होगा। इनर्ट गैस में हम आर्गन और नाइट्रोजन का मिक्सचर भरते हैं। आर्गन 85% होता है, नाइट्रोजन 15% होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इनर्ट गैस रेट ऑफ इवेपोरेशन को रिड्यूस कर देता है बेटा। उसके साथ साथ अगर देखें तो नाइट्रोजन हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो भी फिलामेंट के अंदर उसके टर्न के अंदर आर्किंग की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाए। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक और पॉइंट आप ध्यान देना कि नॉर्मली ये आपके फिलामेंट होते हैं, तो इस फिलामेंट को हम बोलते हैं क्वाइल्ड फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाइल्ड फिलामेंट बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि इसी क्वाइल का भी क्वाइल बना दें तो नॉर्मली कुछ इस तरीके का होता है। अगर देखा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्वाइल फिलामेंट। क्या बोला जाता है, ये क्वाइल फिलामेंट। ध्यान रखना है, क्वाइल फिलामेंट। तो नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्वाइल फिलामेंट का ही मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। और इसका रीज़न क्या होता है क्वाइल फिलामेंट का, जिसके कारण इसका सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है। अगर क्वाइल फिलामेंट है तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, और फिलामेंट का अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है तो ये हीट लॉस को भी कम कर देगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट रिड्यूसेस surface area of filament, surface area of filament, therefore heat loss is reduced, तो ये ध्यान रखना है आपको बेटा कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्वाइल फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं। और क्वाइल फिलामेंट किस लिए यूज़ होता है, ये हमेशा फिलामेंट के सरफेस एरिया को कम कर देगा और उसके कारण हीट लॉस भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ये आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला अगर हम बात करें कि इसकी जो नॉर्मल लाइफ है, तो नॉर्मल लाइफ इसका लाइफ स्पैन कम होता है, लगभग 1000 घंटे होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसकी अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो नॉर्मली अगर देखें तो पहले आपके अगर शुरू में कार्बन फिलामेंट लैंप यूज़ होता था, तो कार्बन फिलामेंट में अगर देखा जाए तो नॉर्मली 1850 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हम टेम्परेचर गेट करते थे और इसकी इफिशिएंसी काफ़ी कम होती थी। तो अब हमने कार्बन को रिप्लेस कर दिया है टंगस्टन से। टंगस्टन फिलामेंट लैंप का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके गैस फील्ड लैंप होते हैं। यहाँ पर अब हम इसको 2750 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी जो एफिशिएंसी होती है ये हमेशा 10 से 14 ल्यूमेन होती है। तो यहाँ पे 10 से 14 ल्यूमेन पर वॉट इसकी इफिशिएंसी होती है। हम बात किसकी कर रहे हैं, फॉर टंगस्टन। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी कितनी है, 10 से 14 ल्यूमेन पर वॉट। इसका मतलब कि पर वॉट कंजप्शन में कितना ये ल्यूमेन आपका प्रोड्यूस करेगा, 10 से 14 ल्यूमेन। अगर हम बात करें इसके कलर की बेटा, तो इसका जो कलर होगा ये हमेशा वाइट कलर होता है। कैसा कलर होगा, वाइट कलर होगा। तो
तो ये ध्यान रखना है, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प होगा तो इसकी जो रोशनी होती है वो वाइट रोशनी होती है। और अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं जनरल लाइटिंग के लिए। देन यूज्ड फॉर जनरल लाइटिंग, तो जनरल लाइटिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली इनकैंडेसेंट लैम्प का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बेटा आपको ध्यान में रखने हैं कि इवैक्यूएटेड ग्लास किस लिए यूज़ किया, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फिलामेंट। इसके कारण क्या हुआ, ब्लैकनिंग ऑफ द बल्ब आ गया ड्यू टू इवेपोरेशन, और इस ब्लैकनिंग को हमें ख़त्म करना है तो क्या करना होगा, इनर्ट गैस मिक्स करना होगा। इनर्ट गैस में आर्गन 85%, नाइट्रोजन 15%। नाइट्रोजन हमने ऐड किस लिए किया, ताकि जो भी पॉसिबिलिटी ऑफ आर्गिंग है विद इन द फिलामेंट टर्न वो रिड्यूस हो सके। और उसके साथ साथ कॉइल फिलामेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए फिलामेंट का और हीट लॉस कम हो। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा हीट लॉस होता है। जैसे आप देखो कि कोई गर्म खाना आप रखते हो, तो अगर गर्म खाना आप बड़ी थाली में रख दो तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन वही आप ग्लास में रख दो तो ग्लास का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वहाँ पे उस सरफेस एरिया कम होने के कारण जो हीट लॉस हो रहा है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए कॉइल फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, ताकि हीट लॉस क्या हो, कम से कम हो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, इन इनकैंडेसेंट बल्ब द फिलामेंट इज इनक्लोज्ड इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास। हाँ ठीक है, इनकैंडेसेंट बल्ब में हम फिलामेंट को कहाँ पे रखते हैं, इवैक्यूएटेड ग्लास में। टू प्रिवेंट व्हाट, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। क्या प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए हम उसको इवैक्यूएटेड ग्लास में रखते हैं। लेकिन इसके कारण क्या होगा, बट इट रिजल्ट्स इन अ ब्लैकनिंग ऑफ द बल्ब ड्यू टू व्हाट, इवेपोरेशन। तो आई थिंक ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इवैक्यूएटेड ग्लास में हम उसको ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए रखते हैं, लेकिन इसके कारण इवेपोरेशन जो होता है, बल्ब इवेपोरेशन जो फिलामेंट का होता है उसके कारण ब्लैकनिंग आ जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड इवेपोरेशन। तो ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑक्सीडेशन और इवेपोरेशन। क्लियर है बेटा, ऑक्सीडेशन और इवेपोरेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन गैस फील्ड इनकैंडेसेंट लैम्प द इनर्ट गैसेस, किसी भी गैस फील्ड, इनकैंडेसेंट गैस फील्ड का मतलब क्या है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या रखते हैं, इनर्ट गैस रखते हैं। और इस इनर्ट गैस के कारण क्या होता है, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इनर्ट गैस में आप क्या रखते हो बेटा, इनर्ट गैस में हम आर्गन रखते हैं, प्लस इसके साथ साथ हम नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। आर्गन कितना 85%, नाइट्रोजन कितना 15%। यहाँ पे नाइट्रोजन को ऐड किस लिए किया, टू रिड्यूस द possibility of arcing within filament turns। तो अगर कोई पूछे कि नाइट्रोजन किस लिए ऐड किया, देन नाइट्रोजन इज एडेड टू रिड्यूस, हियर नाइट्रोजन इज एडेड टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्किंग विद इन द फिलामेंट। लेकिन यहाँ जो इनर्ट गैस आप यूज़ कर रहे हो, आर्गन किस लिए ऐड कर रहे हो, देन टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द फिलामेंट। रिड्यूस द ऑपरेटिंग टेम्परेचर गलत है, इंक्रीज द पावर फैक्टर बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है, रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट के रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम करने के लिए हमने यहाँ पर इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया है। उस इनर्ट गैस आर्गन के साथ हमने मिक्स किया है नाइट्रोजन को, ये इसलिए ताकि जो भी फिलामेंट के टर्न के अंदर आर्क की पॉसिबिलिटी हो वो कम हो जाए। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इसमें कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि इन इनकैंडेसेंट लैम्प, किसी भी इनकैंडेसेंट लैम्प में जो ल्यूमेन आउटपुट है इज प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर 3.55 एंड पावर कंजप्शन इज प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर 1.55। पहला अगर देखा जाए तो करेक्ट है। हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज वेरिएशन। इफेक्ट ऑफ वोल्टेज वेरिएशन, तो हमेशा ध्यान रखना है, हमें समझना होगा इफेक्ट ऑफ voltage variation on the filament।
हमेशा ध्यान रखना है कि जो ल्यूमेन आउटपुट होता है बेटा, ल्यूमेन आउटपुट, इसका डेरिवेशन प्रॉपर है बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। ल्यूमेन आउटपुट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर 3.55 होता है। ज़्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो ल्यूमेन आउटपुट भी ज़्यादा होगा। पावर कंजप्शन की अगर आप बात करें तो पावर कंजप्शन हमेशा किसी भी इनकैंडेसेंट बल्ब में पावर कंजप्शन की अगर बात करें तो पावर कंजप्शन हमेशा प्रोपोर्शनल होता है V टू द पावर 1.55 के। तो अगर हम बात करें कि इसकी लैंप इफ़िशियंसी किसके प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है क्या लैंप इफ़िशियंसी की, तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है यार। ल्यूमेन आउटपुट प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर 3.33, पावर कंजप्शन इज प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर 1.55, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अगर हम बात करें कि जो लैंप एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, तो लैंप इफिशियंसी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन आउटपुट टू द पावर कंजप्शन, मतलब ल्यूमेन पर वॉट में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V टू द पावर 3.55 अपॉन V टू द पावर 1.55। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अगर कट के आप देखें तो ये नॉर्मली कितना आ जाता है V स्क्वायर के। तो जो लैंप इफिशियंसी होती है बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे जो लैंप इफिशियंसी आती है वो वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखें, लैंप इफिशियंसी ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब इज प्रोपोर्शनल टू सप्लाइड वोल्टेज, गलत है, ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा स्टेटमेंट 1 केवल सही है, ओनली 1, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट दूसरा आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें 2 पॉइंट्स हैं। आप जितना ज़्यादा वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज वेरिएशन ज़्यादा करते हो तो उस बल्ब का जो लाइफ स्पैन होगा वो कम हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो लाइफ होती है वो लाइफ प्रोपोर्शनल टू होती है 1/V टू द पावर 13। ये किसके लिए, दिस इज़ फॉर वैक्यूम लैम्प, दिस इज़ फॉर वैक्यूम लैम्प। और अगर हम देखें यहाँ पर कि यही लाइफ जो है, यही लाइफ प्रोपोर्शनल है 1/V टू द पावर 14, किसके लिए, फॉर फिलामेंट लैम्प। दिस इज़ फॉर गैस फील्ड लैम्प, गैस फील्ड या गैस फील्ड फिलामेंट लैम्प, दिस इज़ फॉर गैस फील्ड लैम्प। तो याद रखना है, अगर गैस फील्ड लैम्प की बात करें तो गैस फील्ड लैम्प के लिए जो भी लाइफ होता है वो लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V टू द पावर 13 के। ये किसके लिए, फॉर वैक्यूम लैम्प के लिए। और अगर देखें लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर 14, ये किसके लिए, दिस इज़ फॉर गैस फील्ड लैम्प। तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज लाइफ देखें तो इनका ग्राफ कैसा होता है, डाउन होता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे इसकी लाइफ उतनी ही कम होती जाएगी। इज़ दैट क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वोल्टेज वेरिएशन का क्या प्रभाव पड़ता है लैम्प के आउटपुट पे। वोल्टेज बढ़ाते हो लैम्प का आउटपुट बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ाने पर पावर कंजप्शन बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ाने पे आपकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बट वोल्टेज अगर ज़्यादा आप रखते हो तो आपकी लैम्प की लाइफ भी कम हो जाएगी। क्लियर है बेटा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इनकैंडेसेंट लैम्प। इनकैंडेसेंट लैम्प के केस में कौन सी चीज़ें गलत हैं। इट ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, ये बिल्कुल सही है। इनकैंडेसेंट बल्ब क्या है, नॉर्मली रजिस्टिव है, प्योरली रजिस्टिव होने के कारण ये हमेशा किस पे ऑपरेट करेगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो पहला आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, इट ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें बेटा, लो कॉस्ट। तो यहाँ पर आप देखो कि केवल एक टंगस्टन फिलामेंट है और उसके साथ साथ अगर देखें तो यार नॉर्मली क्या है कि इवैक्यूएटेड ग्लास का आप इस्तेमाल कर रहे हो विद अ बायोनेट कैप। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है यार। पहले तो 10 रुपये में मिल जाता था ये, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट कम होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा अगर देखा जाए हायर एफिशिएंसी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, लो है। बिकॉज जब भी आप देखोगे तो ये पावर कंज्यूम जो भी कर रहा है तो उस पावर कंजप्शन में आपको लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी घट जाती है, तो लोअर एफिशिएंसी है। तो ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए गलत है, हाई एफिशिएंसी नहीं होता है, ये स्टेटमेंट बेटा गलत है।
यही आपका आंसर भी होगा। तो आंसर क्या है? आंसर ये पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो गलत क्या है? हाई इफ़िशियंसी गलत है, इसकी इफ़िशियंसी लो होती है। कितनी इफ़िशियंसी होती है अगर देखा जाए तो इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो लगभग 10 से 14 ल्यूमेन पर वाट तक की होती है। मतलब एफिशिएंसी क्या है यार? लो है। लाइफ लेस होता है, करेक्ट है, लेस लाइफ स्पैन होता है। तो यहाँ पर कुछ हमें देखना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो अगर हम बात करें कि एडवांटेज क्या है किसी भी इनकैंडेसेंट फिलामेंट लैम्प की, तो अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, एडवांटेजेस ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प की अगर एडवांटेज देखें तो पहला एडवांटेज क्या है इसका? ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर बिकॉज प्योर रजिस्टिव है। दूसरा अगर हम इसकी एडवांटेज देखें तो एडवांटेज दूसरा इसका है कि यहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे जब आप CFL वगैरह या फ्लोरोसेंट लैम्प का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर आपको बैलास्ट की ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ पे आपको स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टार्टर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो नो ऑक्सिलरी इज़ रिक्वायर्ड, नो ऑक्सिलरी इज़ रिक्वायर्ड। AC और DC दोनों पर काम कर सकता है। अगर बात करें इसकी कॉस्ट क्या होती है? लो होती है। तो तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो लो कॉस्ट है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लो कॉस्ट है, कोई ऑक्सिलरी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सप्लाई से जोड़ो ऑन हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, कि जो भी इनकैंडेसेंट लैम्प हम यूज़ कर रहे हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो पहला डिसएडवांटेज तो हमने बता दिया है, इसकी इफ़िशियंसी क्या है? लो है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लो एफिशिएंसी काफ़ी लो होती है। दूसरा अगर देखा जाए तो लाइफ स्पैन कम है, तो लेस लाइफ स्पैन। और अगर तीसरा देखा जाए यहाँ पर तो हमेशा ये सराउंडिंग को क्या करेगा? हीटअप करेगा। आप सिंपली कोई भी इनकैंडेसेंट लैम्प जलाओगे तो अगर किसी कमरे में आप जला दो यार तो वो पूरा कमरा गर्म कर देगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी इफ़िशियंसी क्या है? इसकी इफ़िशियंसी कम है, लाइफ कम है और उसके साथ साथ सराउंडिंग को हीट कर रहा है। तो ये हीट अप द सराउंडिंग। लेकिन आज के समय आप LED वगैरह यूज़ कर रहे हो जहाँ पर कोई भी टेम्परेचर LED आप उसको टच कर दो जलते हुए भी, फिर भी आप देखोगे कि उस पर कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं होगा, वो गर्म ही नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पर इनकैंडेसेंट का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसकी इफ़िशियंसी कम है और उसके साथ साथ ये सराउंडिंग को हीटअप भी करता है। तो आपको समझ में आया होगा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा, ऑक्सिलरी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से स्टार्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट भी इसका कम है। लेकिन ड्रॉबैक क्या होता है बेटा? कि इफ़िशियंसी कम है, लाइफ कम है और सराउंडिंग को हीटअप करता है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हैलोजन लैम्प। हैलोजन लैम्प के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो चलिए इसको वन बाय वन सारे स्टेटमेंट को समझते हैं, लेकिन पहले एक बार हमारा हैलोजन लैम्प से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर हैलोजन लैम्प है क्या। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो हैलोजन लैम्प एक स्पेशल टंगस्टन फिलामेंट लैम्प होता है। मतलब ये भी क्या होता है? एक टंगस्टन फिलामेंट लैम्प भी होता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी इनर्ट गैस आप टंगस्टन फिलामेंट में भर रहे थे उस इनर्ट गैस के साथ साथ हैलोजन वेपर को भी फिल कर देते हैं या ऐड कर देते हैं। अब बात आती है कि ये हैलोजन वेपर होता क्या है? ये आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन का मिक्सचर होता है। तो इस या तो आप आयोडीन भर दो या ब्रोमीन या क्लोरीन, तो इसका क्या है? इसी हैलोजन वेपर कहलाता है ये। तो इस हैलोजन वेपर आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम क्या कर देते हैं? इनर्ट गैस के साथ ऐड कर देते हैं और इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे अब ऑपरेट कराते हैं, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोजन लैम्प है क्या एक्चुअली, तो आप सिंपल बोलोगे कि सर ये टंगस्टन फिलामेंट लैम्प भी है, बट इसमें मॉडिफिकेशन हम क्या करते हैं कि हम इनर्ट गैस के साथ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हैलोजन वेपर को भी ऐड कर देते हैं ताकि अब हम इसको क्या कर सकें? हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकें। तो हैलोजन लैम्प में हम क्या लिख सकते हैं? It is a special type of tungsten
tungsten filament lamp in which a small amount of halogen vapor, क्या होता है हेलोजन वेपर? आपके आयोडीन हो सकता है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन या क्लोरीन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हेलोजन वेपर इज एडेड टू इनर्ट गैस। तो सिंपल सा क्या है, आप जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे यार, सिंपल सा ये भी इवैक्यूएटेड ग्लास है। इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका ग्लास कैसा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी क्या है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ही है। और इस इवैक्यूएटेड ग्लास में हमने क्या किया है, इसमें हमने नॉर्मली जो इनर्ट गैस तो है ही है, इसके अंदर देखा जाए तो इनर्ट गैस है, प्लस इसके साथ साथ हमने क्या किया है, यहाँ पर हेलोजन वेपर मिक्स कर दिया है। क्या मिक्स कर दिया बेटा? हेलोजन वेपर को मिक्स कर दिया है, ताकि हम इसको हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकें, ऑपरेट कर सकें। देन ऑपरेट्स एट हायर टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपली एक स्पेशल टंगस्टन फिलामेंट लैम्प ही है, लेकिन इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हेलोजन को हमने क्या कर दिया है, इनर्ट गैस के साथ ऐड कर दिया है, ताकि ये हायर टेम्परेचर पे क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। अगर देखा जाए तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें आप किस तरह के फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें हम क्लोज्ड कॉइल टाइप फिलामेंट यूज़ करते हैं। इट हैज़ क्लोज्ड कॉइल टाइप फिलामेंट। यहाँ पर कौन सा फिलामेंट यूज़ करेंगे, क्लोज्ड कॉइल टाइप फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा क्लोज्ड कॉइल टाइप फिलामेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट, हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस लैम्प को हम केवल और केवल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही ऑपरेट कर सकते हैं। इस लैम्प को आप देख सकते हो, जैसा कि देख पा रहे हो कि इस लैम्प को जब भी हम ऑपरेट करेंगे तो हमेशा किस में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही ऑपरेट करते हैं। कभी कभी आप कभी भी हेलोजन लैंप वगैरह को लेके आओ, आप हमेशा देखते हो कि ये जो ग्लास होती हैं, ये ग्लास की एंड्स जो है वो हमेशा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगी होती हैं, और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहती हैं। उसका रीज़न क्या है? अगर आप वर्टिकल पोजीशन में रख देते हो इसको, तो जैसे ही वर्टिकल पोजीशन में रखोगे तो इसमें जो आयोडीन होगा वो बॉटम सरफेस पे डिफ्यूज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, और अपने ज़्यादा एटॉमिक वेट के कारण ये बॉटम पे डिफ्यूज़ हो जाएगा, जिसके कारण इसके अपर पार्ट पे ब्लैकनिंग आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इसको आप वर्टिकली प्लेस्ड कर दोगे, कैसे प्लेस किया आपने? अगर आपने बेटा इसको वर्टिकली प्लेस्ड कर दिया, तो वर्टिकली प्लेस्ड करोगे तो जो भी आयोडीन है वो आयोडीन कहाँ पे आ जाएगी? वो आयोडीन आ जाएगी बॉटम पे। और अगर बॉटम पे आयोडीन आ जाएगी तो इसके कारण ये हमेशा क्या होगा, ऊपर वाले पोर्शन को ये ब्लैक कर देगी। तो यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में आपकी ब्लैकनिंग आ जाएगी। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो भी आपके हेलोजन लैम्प्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन में ही रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। नोट, क्या चीज़ें आपको नोट करनी है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हमेशा these lamps can operate only, these lamps can operate only in horizontal position, only in horizontal पोजीशन। ये हमेशा किस पोजीशन में कार्य कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अगर इसको वर्टिकल में रख दिया तो otherwise iodine will diffuse in the bottom, iodine will diffuse in the bottom due to its high atomic weight,
अपने हाई एटॉमिक वेट के कारण आयोडीन क्या होगा, बॉटम में डिफ्यूज़ हो जाएगा और उसके कारण क्या होगा, इसके कारण अपर पार्ट ऑफ द लैम्प पे ब्लैकनिंग आ जाएगी, विच कॉज ब्लैकनिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ लैम्प। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी हैलोजन लैम्प को हमें वर्टिकल पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज़ आपका हाई एटॉमिक वेट ब्रोमीन का आयोडीन का होता है, जिसके कारण वो बॉटम सरफेस पे आ जाएगा और आपके जो अपर सरफेस है लैम्प का उस पर ब्लैकनिंग आ जाती है। क्लियर है? तो इसको हमेशा ऑपरेट किस में करेंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी भी बल्ब की अगर बात करें तो उसकी इफ़िशियंसी, उसके लाइफ और उसके कलर और उसके एप्लीकेशन पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे इफ़िशियंसी की। तो अगर हम इसके एफिशिएंसी की बेटा बात करें तो एफिशिएंसी कितनी होगी, तो नॉर्मली लगभग अगर देखा जाए तो 33 से लेके 39 ल्यूमेन पर वॉट की इसकी एफिशिएंसी होगी। दूसरा अगर हम देखें इसके लाइफ स्पैन की, तो लाइफ इसकी बढ़ जाती है बेटा लगभग 2000 घंटे हो जाती है। तो ध्यान रखना है इनकैंडेसेंट में एफिशिएंसी कितनी 10 से 14 ल्यूमेन पर वॉट, लाइफ कितना 1000, यहाँ पे लाइफ कितना हो जाएगा 2000 आवर्स हो जाएगा। कलर की अगर बात करें तो हैलोजन लैम्प का अगर कलर आप देखोगे तो नॉर्मली येलो वाइट कलर होता है। कैसा होता है, वाइट और येलो दोनों मिक्स होता है, तो इसलिए इसका कलर जो होता है वो हमेशा कैसा होगा, येलो वाइट कलर होता है, येलो वाइट लाइट। तो कलर कैसी होगी, येलो वाइट लाइट होगी। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, अगर इसके एप्लीकेशंस वगैरह की बात करें तो एप्लीकेशंस जैसा कि आप देखते हो कि पब्लिक हॉल्स में नॉर्मली आप हैलोजन लैम्प को वहाँ यूज़ करते हो जहाँ पे आपको हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है। जैसे पब्लिक हॉल्स में फ्लड लाइट की अगर कहीं ज़रूरत है, रेलवे यार्ड पर ओवरहेड प्रोजेक्टर्स में, या कभी कभी आप देखोगे कि इंडोर हॉल्स वगैरह होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, जैसे बैडमिंटन वगैरह खेलना है आपको, वॉलीबॉल वगैरह खेलना है, तो जो इंडोर हॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हैलोजन लैम्प का ही इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशंस कहाँ है इसका, नॉर्मली इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड वेयर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ रिक्वायर्ड। कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपके पब्लिक हॉल्स हैं, पब्लिक हॉल्स में यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फ्लड लाइट में यूज़ करते हैं बेटा इसको। फिर अगर देखा जाए तो रेलवे यार्ड ओवरहेड प्रोजेक्टर्स या स्पोर्ट्स में हम यूज़ करते हैं, वो भी कैसे, इंडोर हॉल्स में। तो नॉर्मली इंडोर जो आपके स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं वहाँ पे उसके हॉल में हम क्या करते हैं, हैलोजन लैम्प का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बेटा याद रखने हैं कि हैलोजन लैम्प क्या है, कि स्पेशल टाइप ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प है जिसमें हम इनर्ट गैस के साथ साथ हैलोजन वेपर को ऐड कर देते हैं ताकि हम इसको हाई टेम्परेचर अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेट कर सकें। इसमें क्लोज कॉइल टाइप फिलामेंट होता है। इस लैम्प को हम ऑपरेट करेंगे केवल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अगर आप इसको वर्टिकल में रखते हैं तो आयोडीन डिफ्यूज़ हो जाएगा ड्यू टू हाई एटॉमिक वेट एट द बॉटम ऑफ द सरफेस और उसके कारण अपर पार्ट पे ब्लैकनिंग हो जाएगी। इफिशियंसी 33 से 39 ल्यूमेन पर वॉट होती है, लाइफ 2000 घंटे होते हैं। कलर येलो वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। एप्लीकेशन वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है, जैसे पब्लिक हॉल्स, फ्लड लाइट, रेलवे यार्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स या स्पोर्ट्स जो भी इंडोर हॉल्स होते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज कॉल्ड एज कोल्ड कैथोड लैम्प। मतलब इसमें कौन सा लैम्प जो है वो कोल्ड कैथोड लैम्प है। तो अगर हम कोल्ड कैथोड लैम्प की बात करें तो यहाँ पे इस लैम्प को बोलते हैं नियॉन लैम्प। क्या लैम्प बोलते हैं यहाँ पे, नियॉन लैम्प। यहाँ पर अगर देखा जाए बेटा कि ऑप्शन ए अगर देखा जाए तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सपोज आपको ये लैम्प नहीं पढ़ाया गया तो यहाँ पे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आप आंसर को
कुछ हद तक सही मार्क कर सकते हैं। जैसे हैलोजन लैम्प को अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, तो क्या इसका कैथोड जो है कोल्ड रहेगा, क्या इसका टेम्परेचर लो रहेगा? नहीं, तो ये कोल्ड कैथोड लैंप नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, हैलोजन लैंप आपका आंसर गलत है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे ऑपरेट करेगा। इनकैंडेसेंट भी गलत है, ये भी ज़्यादा क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पे लगभग 2750 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट करता है। नियॉन लैंप की अगर हम बात करें, नियॉन लैंप यही आपका आंसर है बेटा, कोल्ड कैथोड लैंप है। नियॉन लैंप कैसा लैंप है? कोल्ड कैथोड लैंप। क्या बोलते हैं इसको? नियॉन लैंप को ही कोल्ड कैथोड लैंप बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन है आपका? नियॉन लैंप है। क्लियर है? कार्बन आर्क लैंप गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पे आंसर, बिकॉज कार्बन आर्क लैंप की अगर हम बात करें तो ये आपका आंसर नहीं होगा, और कार्बन आर्क लैंप के बारे में हम डिस्कशन हम इस अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नियॉन लैंप के बारे में कि कोल्ड कैथोड लैंप इसे क्यों कहते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये ऑपरेट करता है बेटा लो टेम्परेचर पे अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए हम इसको कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज लैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपके नियॉन लैंप हैं, नियॉन लैंप ऑपरेट्स एट लो टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड। Therefore it is called as cold cathode discharge लैंप। तो ध्यान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियॉन लैंप। इसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज लैंप बोलते हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज ये लो टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ऑपरेट करता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना है, तो जब भी आप डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपका नियॉन क्या हो सके? डिस्चार्ज हो सके। और जब भी नियॉन डिस्चार्ज होता है तो एक रेड लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको जो है स्टार्टिंग के लिए हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, लगभग 10,000 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और उस समय फिर क्या होगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हाई वोल्टेज स्टार्टिंग की ज़रूरत होती है, ताकि आपका नियॉन डिस्चार्ज हो सके। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए एक बार, ये आपका फिगर है, किसका फिगर है यार? नियॉन लैंप का। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसका जो लाइट है वो लाइट ऑलमोस्ट क्या है, ये लाइट जो है ये आपका रेड लाइट है। कैसा लाइट है? यहाँ पर अगर देखें तो ये रेडिश लाइट है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि एट स्टार्टिंग हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। नियॉन लैंप की स्टार्टिंग में हमेशा हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। देन जैसे ही आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे, नियॉन क्या हो जाएगा? देन नियॉन डिस्चार्ज। और जब भी नियॉन डिस्चार्ज होगा देन उसका कलर क्या होगा? विथ रेड लाइट। ध्यान रखना है, नियॉन डिस्चार्ज का जो कलर होगा वो कैसा होगा? हमेशा रेड होगा। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और नियॉन जो है रेड लाइट के साथ डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें हम कुछ इनर्ट गैसेस भी मिक्स करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें कि इनर्ट गैसेस आप मिक्स कर रहे हो, जैसे आपने मर्करी वेपर प्लस आर्गन मिक्स कर दिया, तो इसकी जो लाइट कलर होगी वो ब्लूइश ग्रीन होता है। अगर मर्करी प्लस नियॉन है तो ये ब्लू कलर की लाइट देगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस की अगर हम इसके बात करें तो एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे? यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं हम एडवर्टीज़मेंट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एडवर्टीज़मेंट। जितने भी आप एडवर्टीज़मेंट आप देखते हैं वो सारे के सारे आपके नियॉन लैंप होते हैं। उसके साथ साथ जो नाइट लैंप्स में अभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट लैंप में, तो नाइट लैंप में यूज़ कर सकते हैं या एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइफ की अगर बात करें बेटा तो इसकी लाइफ 10,000 घंटे होती है, तो लाइफ स्पैन इसका ज़्यादा होता है, 10,000 आवर्स। अगर हम इसके एफिशिएंसी की बात करें, तो 15 से 40 ल्यूमेन पर वॉट की इसकी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और फाइनली अगर हम इसका कलर देखें
तो कलर नियॉन डिस्चार्ज का कलर कैसा होता है, रेड। लेकिन जब हम मरकरी को नियॉन के साथ यूज़ करें, मरकरी प्लस नियॉन ऐड करें, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू आ जाएगा। ध्यान रखना है, कलर ब्लू हो जाएगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो मरकरी प्लस आर्गन इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर जो कलर आएगा, यहाँ पे कलर आपका ब्लूइश ग्रीन आ जाता है, ब्लूइश ग्रीन। लेकिन नॉर्मली नियॉन का जो डिस्चार्ज होगा वो रेड कलर का होता है। उसके साथ साथ अगर आप अदर कंपोनेंट्स जैसे मरकरी यूज़ कर रहे हैं विथ नियॉन तो ब्लू कलर हो जाएगा, मरकरी आर्गन यूज़ कर रहे हो देन वहाँ पर ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या कि नियॉन जो है वो लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसलिए इसको कोल्ड कैथोड लैम्प भी बोलते हैं। दूसरा ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और नियॉन जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है विथ रेड कलर। एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट और नाइट लैम्प में होता है। लाइफ 10,000 घंटे होती है। एफिशिएंसी 15 से 40 ल्यूमेन पर वॉट होती है। कलर मरकरी प्लस नियॉन ब्लू होता है और मरकरी प्लस आर्गन ब्लूइश ग्रीन होता है। और बेटा मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें याद हो गई, ये गायत्री मंत्र की तरह आप इसको याद कर लीजिए। अगर एक बार याद हो गई तो कोई भी आप एग्जाम में बैठ जाइए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द ऑप्शन। हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो भी आपके कंटेंट दिए हुए हैं वहाँ पर वो मैच कराना है और सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर बेटा देखिए कि डायरेक्ट लाइटिंग है, इनडायरेक्ट लाइटिंग है, सेमी डायरेक्ट है, सेमी इनडायरेक्ट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की लाइटिंग स्कीम है। तो इसको डिस्कस करने के पहले हम एक बार डिस्कस करेंगे लाइटिंग स्कीम के बारे में कि क्या होती है लाइटिंग स्कीम। तो अगर हम लाइटिंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये डिफरेंट टाइप की लाइटिंग स्कीम है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस लाइटिंग स्कीम को, पहला जो फिगर आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट लाइटिंग। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट लाइटिंग बोला जाता है। डायरेक्ट लाइटिंग में एक्चुअली आप क्या करते हो कि जब भी हम डायरेक्ट लाइटिंग की बात करें तो डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में हम 90 से 95% लाइट को डायरेक्टली सरफेस पे गिराते हैं विद द हेल्प ऑफ डीप रिफ्लेक्टर। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रिफ्लेक्टर आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, ये रिफ्लेक्टर आपका कैसा है? डीप रिफ्लेक्टर। तो डीप रिफ्लेक्टर की मदद से हम क्या करते हैं कि लगभग कितना बेटा 90 से लेके 95% लाइट को नीचे फॉल कराते हैं इसके सरफेस पे। तो यहाँ पर जो लाइट फॉल होती है वो कितनी होती है? 90 to 95% लाइट। कितना रखना है ध्यान? 90 से लेके 95%। कितना लाइट है यार? 90 to 95%। तो 90 से 95% लाइट को हम डीप रिफ्लेक्टर की मदद से क्या करते हैं? इस वर्किंग प्लेन पर फॉल कराते हैं। तो इस वर्किंग प्लेन पर फॉल कराते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम बोलते हैं। क्लियर है? तो याद रखना है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में आप क्या करते हो? 90 से 95% लाइट को डीप रिफ्लेक्टर की मदद से आप सरफेस पे गिराते हो। क्लियर है? ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो डायरेक्ट लाइटिंग में आपके ग्लेयर भी होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर शेडो भी प्रोड्यूस होता है। अगर लाइट देखो बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा लाइट फॉल होती है तो वहाँ पे ग्लेयर भी आएगा और उसके साथ साथ मतलब चमक भी होगी और शेडो भी प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, ये तो पहला हो गया। सेकेंड अब हम बात करते हैं दूसरा, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम की। इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में बेटा हम क्या करते हैं? नॉर्मली इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में हम 90% लाइट को अब अपवर्ड सीलिंग की तरफ भेज देते हैं। 90% यहाँ पर आप देख सकते हो 90% लाइट को आप कहाँ पे भेज रहे हो? आप सीलिंग की तरफ भेज रहे हो। ये आपकी क्या है? ये आपकी सीलिंग है। तो हम 90% लाइट को सीलिंग पे भेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। किसकी मदद से? यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिफ्यूज रिफ्लेक्टर की मदद से। रिफ्लेक्टर तो याद रखना है डिफ्यूज रिफ्लेक्टर या हम नॉर्मली इन्वर्टेड रिफ्लेक्टर की मदद से, इन्वर्टेड डीप रिफ्लेक्टर होता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं? 90% लाइट को सीलिंग पे भेज देते हैं। और जैसे ही आप 90% लाइट को सीलिंग पे भेजते हो, अपवर्ड भेजते हो यूजिंग डिफ्यूज रिफ्लेक्टर, तो सीलिंग जो है वो इज़ एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब वो
सोर्स ऑफ लाइट की तरह ही वर्क करेगा। अब वो सीलिंग क्या करेगा, आपके लाइट सोर्स की तरह वर्क करेगा और पूरे कमरे में अगर देखा जाए तो एक शैडोलेस इल्यूमिनेशन आपका प्रोवाइड करता है और ग्लेयर को भी मिनिमम कर देता है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग। क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट लाइटिंग। और इनडायरेक्ट लाइटिंग में क्या हुआ एडवांटेज, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सीलिंग बेटा है, सीलिंग एक्ट्स एज सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अगर इनडायरेक्ट लाइटिंग के देखें तो इसके एडवांटेज क्या हैं, यहाँ पर ग्लेयर जो है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ग्लेयर इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम। यहाँ पे ग्लेयर आपका मिनिमम हो जाता है बेटा। उसके साथ साथ अगर देखें तो शैडोलेस इल्यूमिनेशन होता है इसमें। हमेशा इल्यूमिनेशन कैसा होगा, शैडोलेस इल्यूमिनेशन। तो याद रखना है शैडोलेस इल्यूमिनेशन होता है, ग्लेयर मिनिमम हो जाता है, सीलिंग ही अब सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करने लगती है। हमेशा 90% लाइट को हम सीलिंग की तरफ भेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। तो डायरेक्ट लाइटिंग में आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप हमेशा डीप रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करोगे और इनडायरेक्ट लाइटिंग में डिफ्यूज रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करोगे। इसका यूज़ अगर देखा जाए, डायरेक्ट लाइटिंग का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन कहाँ पे है बेटा, इसका एप्लीकेशन नॉर्मली कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल लाइटिंग में है। तो इसका एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल लाइटिंग में आप इसका इस्तेमाल करते हो। कॉमर्शियल लाइटिंग में आप यूज़ करते हैं किसका, डायरेक्ट लाइटिंग का। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इनडायरेक्ट लाइटिंग का यूज़, तो इनडायरेक्ट लाइटिंग यूज़ आप कहाँ पे करोगे, इट इज़ यूज्ड इन, ध्यान रखना, इट इज़ यूज्ड इन डेकोरेशन। नॉर्मली अगर देखा जाए यूज्ड इन डेकोरेशन इन सिनेमा हॉल्स, डेकोरेशन इन सिनेमा हॉल्स एंड थिएटर और होटल्स। तो इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, जैसे सिनेमा हॉल्स हो गया, थिएटर्स हो गए, होटल्स हो गए। नेक्स्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड क्या है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हो कि थर्ड में हम क्या कर रहे हैं कि सेमी डायरेक्ट लाइटिंग है बेटा। ये थर्ड क्या है, आप देख पा रहे हो, थर्ड क्या है आपकी, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग बोलते हैं। तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली 60% लाइट को तो डाउनवर्ड आप फॉल करा देते हो, जबकि जो 40% लाइट है उसको हम अपवर्ड डायरेक्ट कर देते हैं। ये भी एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लाइट का प्रोवाइड करता है और नॉर्मली ऐसे रूम के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है जिनकी सीलिंग जो है वो ज़्यादा रहती है, जिनकी सीलिंग क्या है, ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने लिख दी हैं, तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा बेटा, थर्ड चीज़ सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सूटेबल किसके लिए होगा, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर लूँ बेटा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको नोट कर लूँ, ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम नोट करेंगे कि जो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग है वो कहाँ पे, इसमें क्या करते हैं, 60% लाइट को क्या हम फॉल करा देते हैं, अपवर्ड डायरेक्ट करा देते हैं, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्ट करा देंगे। 60% लाइट को कहाँ पे फॉल कराएंगे, डाउनवर्ड, मतलब ये आपके सरफेस पे फॉल हो जाएगी। 40% लाइट जो है वो कहाँ पे हो जाएगी, अपवर्ड मतलब सीलिंग की तरफ। और अगर सीलिंग की तरफ हो जाएगी तो ये क्या प्रोवाइड करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर रूम्स विथ हाई सीलिंग। याद रखना है कि जो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग होती है वो ऐसे रूम के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है जिनकी सीलिंग की हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये लाइटिंग कौन सी है, ये लाइटिंग कहलाएगी सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में क्या है, 60% लाइट को हम डाउनवर्ड सरफेस पे गिराते हैं, 40% लाइट को सीलिंग की तरफ। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट प्रोवाइड करता है। सबसे ज़्यादा सूटेबल किसके लिए है, ऐसे कमरे के लिए जिनकी सीलिंग हाई होती है।
नेक्स्ट अगला देखा जाए बेटा यहाँ पर चौथा नंबर, तो चौथा नंबर आपका क्या है, चौथा नंबर कहलाता है सेमी इनडायरेक्ट। क्या कहलाएगा, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। और इसमें आप देख पा रहे हो कि हम सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग में अब क्या कर रहे हैं कि 60 से 90% लाइट को अब हम अपवर्ड थ्रोन कर देते हैं सीलिंग की तरफ फॉर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एंड नॉर्मली इसका भी इस्तेमाल हम इंटीरियर डेकोरेशन के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर देखा जाए नोट में ही आप लिखेंगे इन सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी इनडायरेक्ट नोट में लिखेंगे बेटा कि इन सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग 60 to 90% light is thrown upward, light is thrown upward to the ceiling for diffused reflection, और नॉर्मली इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, इट इज़ यूज्ड इन इंटरनल डेकोरेशन, इट इज़ यूज्ड इन इंटरनल डेकोरेशन। क्लियर है। तो यहाँ पर सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग का इस्तेमाल हम इंटरनल डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ इसमें 60 से 90% लाइट को हम सीलिंग की तरफ थ्रो कर देते हैं। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ जो फिगर है वो किसके लिए है, फोर्थ फिगर इज़ फॉर सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, थर्ड इज़ फॉर सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, और सेकंड आपका किसके लिए है, सेकंड इज़ फॉर इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, और फर्स्ट किसके लिए है, फर्स्ट फॉर डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। लास्ट अगर देखा जाए तो इसको ये डिफ्यूज्ड स्कीम है, डिफ्यूज लाइटिंग है। कैसी लाइटिंग है, डिफ्यूज्ड लाइटिंग है। तो ये सारी लाइटिंग मैंने आपको बता दी। जनरल लाइटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पर जनरल लाइटिंग स्कीम, जनरल लाइटिंग स्कीम। अगर बेटा जनरल लाइटिंग स्कीम में देखा जाए तो यहाँ पर लगभग सारी दिशाओं में आपका इक्वल इल्यूमिनेशन होता है। तो ध्यान रखना है, इन जनरल लाइटिंग स्कीम इक्वल इल्यूमिनेशन इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर है, ये किस में होगा, दिस इज़ फॉर जनरल लाइटिंग स्कीम। तो आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सबसे पहला यहाँ पे डायरेक्ट लाइटिंग बोल रहा है। तो डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में आप क्या करते हो, यहाँ पर हम डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में 90% लाइट को सरफेस के ऊपर फॉल करा देते हैं, और किसकी मदद से, डीप रिफ्लेक्टर की मदद से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्लेयर होता है और उसके साथ साथ शैडो भी रहता है। इसको इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्शियल लाइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्ट लाइटिंग कहाँ यूज़ होगा, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्शियल लाइट में यूज़ होगा। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ग्लेयर और शैडो होगा, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल लाइट में यूज़ होगा। 90 से 95% लाइट को सरफेस पे गिरा रहे हैं और डीप रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, इनडायरेक्ट लाइटिंग की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट लाइटिंग में हम क्या करते हैं बेटा, 90% लाइट को, मोर देन 90% लाइट को हम फॉल करा देते हैं सीलिंग पे। अब ये सीलिंग एक्ट एज अ, ये सीलिंग किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सीलिंग बिहेव करता है अब एक लाइट ऑफ सोर्स की तरह, सोर्स ऑफ लाइट की तरह। अब ये क्या करेगा, पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा इल्यूमिनेशन का। उसके साथ साथ अगर देखें तो नॉर्मली यहाँ पर हम एक डिफ्यूज़ रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें शैडोलेस इल्यूमिनेशन होता है। ग्लेयर वो भी क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये स्कीम जैसा कि सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं, ये क्या है, आपकी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है। इसका इस्तेमाल हम डेकोरेशन में करते हैं इन सिनेमा हॉल्स एज वेल एज थिएटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिनेमा हॉल्स में, होटल्स में डेकोरेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट में क्या कर रहे हो आप कि जो 60% लाइट है बेटा, वो 60% लाइट को आप कहाँ फॉल करा रहे हो, डाउनवर्ड। 40% लाइट को आप अपवर्ड फॉल करा रहे हो। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो मिलता ही मिलता है। नॉर्मली ये सबसे ज़्यादा सूटेबल उस रूम के लिए हो जाता है जिनकी सीलिंग क्या है, हाई है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या दे सकते हो, सूटेबल फॉर द रूम्स विथ हाई सीलिंग। कौन सा, सेमी डायरेक्ट उस रूम के लिए सूटेबल होगा जहाँ पे सीलिंग की हाइट क्या है, ज़्यादा। और नेक्स्ट क्या है, सेमी इनडायरेक्ट। सेमी इनडायरेक्ट में आप क्या करते हो, 60 to 90% लाइट को ऊपर फॉल कराते हो सीलिंग पर,
और ये नॉर्मली इंटीरियर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, 1 2 3 4। तो ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, 1 2 3 4। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ गए होंगे और उसके साथ साथ अलग अलग तरीके की लाइटिंग स्कीम भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने पेज न होने के कारण इसी पे लिख दिया है बेटा। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ लाइटिंग कैलकुलेशन। लाइटिंग कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे हैं मेंशन। तो बेटा लाइटिंग कैलकुलेशन के लिए हम 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कितने मेथड का? 3 मेथड का। पहला वॉट पर मीटर स्क्वायर मेथड, उसके साथ साथ देखें लाइट फ्लक्स मेथड या पॉइंट टू पॉइंट मेथड, या इसी को हम बोलते हैं लैम्बर्ट मेथड। क्या बोलते हैं? लैम्बर्ट इल्यूमिनेशन मेथड। याद रखना, पॉइंट टू पॉइंट मेथड को ही क्या बोला जाता है? लैम्बर्ट इल्यूमिनेशन मेथड बोला जाता है। तो ये 3 मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे मेथड यूज होंगे किसके लिए? फॉर लाइटिंग कैलकुलेशन। तो लाइटिंग कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स होंगे? वॉट पर मीटर स्क्वायर मेथड, लाइट फ्लक्स मेथड, पॉइंट टू पॉइंट या लैम्बर्ट इल्यूमिनेशन मेथड। क्लियर है बेटा? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए अगर समराइज़ करें तो आज की क्लासेस में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में। इनकैंडेसेंट बल्ब में हम इवैक्यूएटेड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकें। यहाँ पर ब्लैकनिंग आ जाती है जिसको इवेपोरेशन के कारण, जिसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मली इसको रिड्यूस करने के लिए रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम करना होगा और इसके लिए हम इनर्ट गैस को फिल कर देते हैं ग्लास बल्ब के अंदर, जिसमें आर्गन 85%, नाइट्रोजन 15% होता है। 15% नाइट्रोजन हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो भी पॉसिबिलिटी ऑफ आर्किंग हो रही है विद इन द फिलामेंट, इसको हम रिड्यूस कर सकें। क्वाइल्ड कॉइल फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा सरफेस एरिया फिलामेंट का रिड्यूस कर देता है और हीट लॉस को भी कम कर देता है। जो फिलामेंट आप यूज़ कर रहे हो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ हाई रेजिस्टिविटी है, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई डक्टिलिटी है, लो वेपर प्रेशर है। इनकैंडेसेंट एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर हीट जो है वो लाइट के साथ प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली हम इनकैंडेसेंट बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3450 डिग्री सेंटीग्रेड और रजिस्टिविटी 5.6 ओम इंटू मीटर है। नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसकी नॉर्मल लाइफ 1000 घंटे है, एफिशिएंसी 10 से 14 ल्यूमेन पर वॉट है, कलर वाइट होता है। अगला हमने डिस्कस किया बेटा, हमने हैलोजन लैंप के बारे में डिस्कस किया कि जो हैलोजन लैंप होता है, इस हैलोजन लैंप ये स्पेशल टाइप ही होता है। स्पेशल टाइप ही होता है किसका? टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का। और इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हैलोजन वेपर को ऐड कर देते हैं, नॉर्मली आयोडीन को ऐड कर देते हैं इनर्ट गैस के साथ, ताकि हम इसको हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकें। इसमें क्लोज कॉइल फिलामेंट होता है। इस लैम्प को कभी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल में नहीं रखना चाहिए, हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही रखना चाहिए। अगर वर्टिकल में रहेगा तो आयोडीन का जो एटॉमिक वेट होता है हाई होने के कारण ये बॉटम पे आ जाएगा और ये डिफ्यूज़ हो जाएगा, और जैसे ही डिफ्यूज़ होगा इसकी ब्लैकनिंग, अपर पार्ट पे ब्लैकनिंग आ जाएगी। इफिशियंसी 33 से 39 ल्यूमेन पर वॉट है, 2000 घंटे लाइफ है, येलो वाइट लाइट कलर है इसका। एप्लीकेशन नॉर्मली जहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जैसे पब्लिक हॉल्स, फ्लड लाइट, रेलवे यार्ड्स, स्पोर्ट्स इंडोर हॉल्स में। उसके बाद हमने नियॉन गैस के बारे में या नियॉन लैम्प के बारे में डिस्कस किया। ये एक डिस्चार्ज लैम्प होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो नियॉन लैम्प जो है वो लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है, इसलिए इसको हम कोल्ड कैथोड लैम्प भी बोलते हैं। अभी हैलोजन और इनकैंडेसेंट बल्ब की बात करें, फिलामेंट लैम्प की बात करें तो ये इनकैंडेसेंट लैम्प है, लेकिन नियॉन लैम्प जो है वो डिस्चार्ज लैम्प है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है ताकि नियॉन डिस्चार्ज हो जाए रेड कलर लाइट से। एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट के लिए, नाइट लैम्प के लिए। घंटे अगर देखा जाए तो 10,000 घंटे इसका लाइफ है। एफिशिएंसी 15 से 40 ल्यूमेन पर वॉट है। कलर देखें तो मरकरी नियॉन अगर साथ रहेगा तो ब्लू कलर, मरकरी और आर्गन रहेगा तो ब्लू इज ग्रीन हो जाएगा। उसके साथ साथ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम डिस्कस किए, जो डायरेक्ट लाइटिंग है, इनडायरेक्ट लाइटिंग है, सेमी डायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट, और उसके साथ साथ जनरल लाइटिंग स्कीम भी हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप इसको गायत्री मंत्र की तरह रेगुलर एक बार ज़रूर देखिए और इसको याद कीजिए बेटा, आसानी से याद हो जाएगा। आपको इसके याद कराने की गारंटी मेरी है। याद कराने की गारंटी मेरी है बेटा। आप बस केवल क्या करिए, आप बस पढ़ते रहिए,
पढ़ते रहिए, बार बार मैं आपसे पूछूंगा, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, याद कराने की गारंटी मेरी है। आपको केवल और केवल बार बार इसको क्या करना है, रिपीट करना है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।